हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सबसे लास्ट एंड फाइनल पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देखो, कौन से डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं? वो सारे डिसऑर्डर जो एक ऑर्गेनिज्म में बाय बर्थ आते हैं और वो डिसऑर्डर वो अपने पेरेंट्स से रिसीव करता है और वो म्यूटेशन से आते हैं। मतलब जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है या जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंजेज होने की वजह से ये डिसऑर्डर आते हैं। ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। तो डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज और म्यूटेशन इन जेनेटिक मटेरियल, पहली बात। और दीज डिसऑर्डर आर बाय बर्थ, मतलब पैदा होते ही अपने साथ में होते हैं, क्योंकि ये अपन कहां से रिसीव करते हैं? अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक एक करके दोनों को पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और आज के वीडियो में इनके कुछ एग्जांपल को अपन डिटेल में भी समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आते हैं। पॉइंट म्यूटेशन बोले तो एक पर्टिकुलर जीन में चेंजेज की वजह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो है इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए अपन मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करा सकते हैं। मतलब उसी तरीके से क्रॉस वगैरह समझाकर अपन इनकी इनहेरिटेंस को समझा सकते हैं। और इनकी स्टडी करने के लिए अपन पेडिग्री एनालिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं, अगर उनकी जीन ऑटोसोम पर है तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाएंगे, और उनकी जीन एक्स या वाई क्रोमोसोम पर है तो उसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे। अपन ने ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसका एक एग्जाम्पल अपनी बुक में है। कौन सा है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये एक एग्जाम्पल याद रखना है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनूरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसा और एल्केप्टोनूरिया। अगर आपको एग्जाम में आए कि दो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का एग्जाम्पल दो, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर सेक्स लिंक डिजीज के बारे में अपनी बुक में दो डिजीज एक्सप्लेन कर रखी है, एक हीमोफीलिया और एक क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होंगे? जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से आते हैं। ये रैंडम होते हैं, इनको अपन वैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हिसाब से स्टडी नहीं कर सकते। ये हो भी सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका होना रैंडम है। देखो, जैसे कि मान लो कि एक नॉन डिसजंक्शन होता है। जैसे सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें 44 प्लस XY क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ तो एक तरफ मान लेते हैं कि 44 के 22 हो गए और ये XY क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ही नहीं हुआ। इस तरफ 0 हो गया और इस तरफ ये दोनों चले गए। ठीक है, तो अब ये अगर गैमेट जो है, इस गैमेट से अगर मान लो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो वो क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शो करेगी। लेकिन ये होगा या नहीं होगा ये अपन हमेशा नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये रैंडम होते हैं, इन्हें अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से फॉलो नहीं करवा सकते। इनकी स्टडी करने के लिए अपन कैरियोटाइप एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। कैरियोटाइप एनालिसिस क्या होता है? मतलब एक ऑर्गेनिज्म के जितने भी क्रोमोसोम है उनको अपन साइज के हिसाब से अरेंज कर देते हैं और फिर अपन चेक कर सकते हैं कि उनके क्रोमोसोम के नंबर हर पेयर में, मतलब हर सेट में 2 ही क्रोमोसोम है, 2 से कम है या 2 से ज्यादा है, वो सब अपन चेक कर सकते हैं। तो उस एनालिसिस से अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। अपनी बुक में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखे हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो आज के वीडियो में अपन इन सारे डिसऑर्डर को 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सबसे पहली डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस। देखो, ये डिजीज क्या है उसको अपन बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो ये एक तरह की मेंडेलियन डिसऑर्डर है और उसमें भी ये कैसी डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि इस डिसऑर्डर की जो जीन होगी और जिस जीन में म्यूटेशन से ये डिसऑर्डर होगा, कुछ भी कह लो आप, वो कौन से क्रोमोसोम पर होगी? एक्स क्रोमोसोम, जो कि बेसिकली क्या है? एक तरह का सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। रिसेसिव होने का क्या मतलब है कि ये
एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हुआ तो वो इसको क्या नहीं होने देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। अभी अपन समझेंगे। तो ये होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये क्या हो पाएगा, एक्सप्रेस हो पाएगा। अब इस डिजीज में क्या होता है, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट रेड एंड ग्रीन कलर। ये अपनी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ये वाले डिफेक्ट में क्या होता है, रेड और ग्रीन कोन जो होते हैं आई के अंदर, उनमें डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से पर्सन रेड ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। अब देखो, इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, आप उसे अच्छे से समझे। ये आप चाहे तो नोट करें, चाहे तो ना करें, ठीक है। देखो, अपनी आंख की रेटिना जो होती है उसमें क्या होते हैं, कोन्स सेल होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं। आपने 11th में स्टडी की होगी। तो कोन्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एस टाइप के, जो कि क्या करते हैं, ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं और अपन को ब्लू कलर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। एम टाइप जो कि ग्रीन सेंसिटिव होते हैं और एल टाइप जो कि रेड सेंसिटिव होते हैं। अब जो एस टाइप या ब्लू सेंसिटिव कोन जो है उसकी जीन कहां पर होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे। जो एम टाइप या ग्रीन कलर वाली है उसकी जीन होती है एक्स क्रोमोसोम पर और रेड वाले की भी होती है एक्स क्रोमोसोम पर। तो अगर ब्लू वाली जीन में कोई डिफेक्ट होता है तो भी वो कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है, लेकिन वो ऑटोसोमल कलर ब्लाइंडनेस होगी और वो अपनी बुक में नहीं दे रखी, क्योंकि अपनी बुक में ये कौन सी वाली दे रखी है, सेक्स लिंक्ड डिजीज दे रखी है। तो अगर ग्रीन वाली और रेड वाली जीन में कोई गड़बड़ होती है, क्योंकि उनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, तो वो कैसा हो गया, एक्स लिंक्ड ट्रेट हो गया और इसमें डिसऑर्डर होगा तो एक्स लिंक्ड ये डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब रेड कलर ब्लाइंडनेस को प्रोटेनोपिया कहते हैं और इसमें पर्सन में, ध्यान से सुनना, रेड कलर के कॉम्बिनेशन से या रेड कलर के जो शेड्स होते हैं किसी भी कलर में, वो पर्सन ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। देखो, आप सब अच्छे से सुनो इस चीज को। कोई भी कलर जो होता है रेड ग्रीन ब्लू के मिक्सिंग की वजह से बनता है। तो मान लो वो पर्सन जिसमें रेड कलर ब्लाइंडनेस है वो किसी कलर को देख रहा है, तो उसमें से रेड कलर का जो कंपोनेंट होगा वो निकालने के बाद जो कलर बनेगा वैसा अपीयर होगा उसको, मतलब वो ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से उस कलर को देख पाएगा। अगर उसमें ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो भी सेम ऐसा कैसा होगा, ग्रीन के शेड्स नहीं देख पाएगा, बाकी देख पाएगा। अगर वो ब्लू कलर की कलर ब्लाइंडनेस शो करता है तो उसमें ब्लू कलर के शेड्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। इन सबको एक एक नाम भी दे रखा है, प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटेनोपिया, लेकिन ये अपनी बुक में नहीं है, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं। देखो, जनरली एक ऑर्गेनिज्म में 3 कलर के लिए इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए जो नॉर्मल विजन होता है उसे कहते हैं ट्राइक्रोमेटिक। कलर ब्लाइंडनेस के केस में अक्सर ऐसा होता है कि इन 3 में से किसी एक के टूवर्ड्स में डिफेक्ट आ जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, डाइक्रोमेटिक हो जाता है। अगर रेड में डिफेक्ट है तो प्रोटेनोपिया, तो बाकी 2 तो काम कर रहे हैं। ग्रीन में डिफेक्ट है तो 2 काम कर रहे हैं, ब्लू में डिफेक्ट है तो 2 काम कर रहे हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि तीनों कोन जो होते हैं वो काम ही नहीं करते, ऐसे में मोनोक्रोमेटिक विजन हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन हो जाता है, जो कि बहुत रेयर है। अब अपन वापस आ जाते हैं। तो यहां रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ही क्यों अपन स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही इनकी जीन ही किस क्रोमोसोम पर होती है, एक्स क्रोमोसोम पे होती है। और यहां पर जो अपनी बुक में लिखा हुआ फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट रेड ग्रीन कलर, इसका क्या मतलब है कि रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से या रेड से जो जो शेड्स होते हैं वो नहीं देख पाएगा, ग्रीन के जो जो शेड्स होते हैं वो नहीं देख पाएगा, तो कलर होगा कुछ, अपीयर कुछ आएगा, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। अभी अपन ने देखा कि जीन कहां पर है, रेड और ग्रीन वाली एक्स क्रोमोसोम पर है। सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड होती है। जो अपने ब्लू कलर की कलर ब्लाइंडनेस अगर कभी स्टडी करने को मिले तो वो एक्स लिंक नहीं होती, वो ऑटोसोमल होती है, ठीक है। एक अपने एनसीईआरटी में दे रखा है कि इट अकर इन 8% मेल और 0.4% फीमेल। ये देखो, बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन आ रखा है ऑप्शन के साथ में, और आपकी बुक में भी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है। इस वाले डेटा से क्या मतलब होता है कि कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस किस में ज्यादा है, मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। कारण क्या है, ध्यान से सुनना। फीमेल में जो होता है, इसका कारण आप लिखेंगे बिकॉज इट इज एन एक्स लिंक करेक्टर। अब देखो, मेल में तो क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो अगर वो एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है तो वो मेल नॉर्मल होगा। लेकिन अगर वो एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जिसमें कलर ब्लाइंड वाली जीन है, बोले तो म्यूटेटेड जीन है, तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरा एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है जो उसको क्या कर सके, सप्रेस कर सके।
लेकिन फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो अगर दोनों नॉर्मल एक्स है तो भी वो नॉर्मल होगी। एक एक्स नॉर्मल है और एक कलर ब्लाइंड है, फिर भी फीमेल नॉर्मल ही होगी। क्यों? क्योंकि दूसरा एक्स जो है वो डोमिनेंट है, वो उसके कैरेक्टर को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। अगर दोनों एक्स ऐसे हैं जिनमें कलर ब्लाइंड की जीन है, तब कहीं जाकर वो कलर ब्लाइंड होगी, जिसके चांसेस बहुत रेयर है। और यही वजह है फीमेल में होने के चांसेस कम होते हैं, मेल में होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। A son has 50% चांसेज इफ मदर इज कैरियर। देखो अगर उसकी मदर, देखो सन को स्टडी करने के लिए अपन मदर को क्यों देख रहे हैं? देखो जो सन में एक्स क्रोमोसोम होता है वो मां से आता है, और जो डॉटर में एक्स क्रोमोसोम होता है वो फादर से आता है। तो अगर फादर में कोई डिफेक्ट है एक्स क्रोमोसोम वाला, ऐसा कोई जो एक्स लिंक्ड है, तो अगर फादर में है तो वो डॉटर में पास होगा, और अगर मदर में है तो वो सन में पास होगा। तो अगर एक मदर जो है कैरियर है, कैरियर किसे कहेंगे? जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल होगा, एक कलर ब्लाइंड होगा। ये खुद तो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में एलील पास करके उसे कलर ब्लाइंड कर सकते हैं। तो अगर फीमेल कैरियर है तो उसमें देखो 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और एक एक्स क्रोमोसोम कैसा है? कलर ब्लाइंड वाला। तो 50% चांसेज है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो सन होगा उसमें एक्स ये नॉर्मल वाला जाए, और 50% चांसेज है कि एक्स कौन सा जाए? कलर ब्लाइंड वाला। यही मतलब है कि अगर मदर कैरियर है तो 50% चांसेज है कि उनके बच्चे कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे। अगर एक मदर कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब उसमें दोनों एक्स कौन से? एक्स सी वाले, और मदर से ही एक्स क्रोमोसोम बच्चे में जाएगा और फादर से तो वाई आएगा, वाई का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मदर से एक्स सी जाएगा तो बच्चा कलर ब्लाइंड होगा। तो ऐसे केस में अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो बच्चे मतलब सन, बच्चे में यहां पर कौन है? सन की बात कर रहा हूं, जो मेल चाइल्ड है, 100% चांसेज है कि वो कलर ब्लाइंड होंगे। अब आ जाते हैं डॉटर पे। डॉटर का कलर ब्लाइंड होना या नहीं होना उसके फादर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें जो एक्स आएगा वो कहां से आएगा? फादर से आएगा। तो देखो उसमें एक एक्स फादर से भी आता है और एक मदर से भी आता है, लेकिन फादर वाला डिसाइड करेगा, क्योंकि खाली मदर के एक्स से तो कलर ब्लाइंड होने वाली नहीं, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम से ये डिजीज होती नहीं है। ये तो तब होती है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अ डॉटर इज कलर ब्लाइंड ओनली इफ मदर इज कैरियर और कलर ब्लाइंड। या तो उसकी मदर कैरियर होनी चाहिए या कलर ब्लाइंड होनी चाहिए, ताकि चांसेस जो कि मदर की साइड से भी कौन सा एक्स आए? एक्स सी वाला है। और फादर इज कलर ब्लाइंड, और फादर कलर ब्लाइंड ही होना चाहिए, ताकि फादर की तरफ से भी कौन सा एक्स है? एक्स सी वाला है। और ऐसा होना बहुत रेयर है कि उसकी मदर या तो कलर ब्लाइंड है और या फिर कैरियर है और फादर भी कलर ब्लाइंड है, तब कहीं जाकर उस फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेज है। और यही वजह है कि अपन ने यहां पे लिखा था कि फीमेल में होने के चांसेस 0.4%, बहुत कम है। मेल में ज्यादा दर ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। 8% काफी ज्यादा बड़ी मतलब परसेंटेज है, मतलब हर 100 में से 8 मेल में कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब देखो एग्जाम में ऐसे क्रॉस भी आते हैं, जिसमें आपको मदर और फादर का कुछ भी एक इंफॉर्मेशन दे देंगे और बताओ कि ऑफ स्प्रिंग में क्या क्या चांसेज है। मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है। ऐसे दे सकते हैं कि मदर नॉर्मल है, फादर कलर ब्लाइंड है। या फिर ऐसे दे सकते हैं मदर कलर ब्लाइंड है, फादर भी कलर ब्लाइंड है। अब बताओ क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई एक केस दे देंगे और आपको पूछेंगे ऑफ स्प्रिंग में बताओ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मदर कैसी है? कैरियर, और फादर कैसा है? नॉर्मल। तो सबसे पहले मदर के जीनोटाइप लिख देंगे। अगर कैरियर है तो क्या जीनोटाइप होंगे? एक्स, एक्सी लिख दिया। फादर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला जीनोटाइप लिख दिया, एक्स वाई। इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 2 तरह के। एक गैमेट ऐसे जिसमें चांसेज है कि नॉर्मल एक्स आए, और एक गैमेट ऐसा है जिसमें चांसेज है कि कौन सा वाला? कलर ब्लाइंड वाला एक्स आए। यहां पर 2 गैमेट बनेंगे, एक्स और वाई। अपन चेकर बोर्ड बना दिया। एक्स और एक्स के कॉम्बिनेशन से एक्स एक्स, मतलब ये नॉर्मल फीमेल है। एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से एक्स वाई, ये नॉर्मल सन है, ठीक है। एक्स और एक्स सी के कॉम्बिनेशन से एक्स सी एक्स, मतलब या फीमेल बाहर से अपीयरेंस में तो नॉर्मल होगी, लेकिन वो एक्चुअल में कैरियर है। और एक्स सी वाई से कलर ब्लाइंड होगा। तो अगर मैं पूछे कि कितने परसेंटेज सन जो है कलर ब्लाइंड है, तो देखो 2 में से 1 कलर ब्लाइंड है, मतलब 50%।
कितनी फीमेल कलर ब्लाइंड है, तो कोई भी फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं है, ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, लेकिन करेक्टर तो किसी में नहीं आएगा। इसका मतलब 100% डॉटर जो है नॉर्मल फिनोटाइप की है। फिनोटाइप मतलब बाहर से अपीयरेंस में, लेकिन जीनोटाइप के बेसिस पे देखें तो 50% नॉर्मल है, 50% कैसी है, कैरियर है। ऐसा और भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं किसका आंसर क्या आएगा। एक फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है और उसकी मदर जो है वो कैरियर है, तो बताओ कि बच्चों में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना, कमेंट सेक्शन में बताना, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट डिजीज के बारे में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और सेकंड डिजीज लेते हैं कि जो कि है अपने हीमोफीलिया। ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसकी जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर होती है। इसका मतलब ये भी एक एक्स लिंक डिजीज है, या फिर अपन कह सकते हैं ये भी एक सेक्स लिंक डिजीज है। और ये भी कैसे टाइप की होती है, रिसेसिव, मतलब ये जो जीन जो होगी एक्स क्रोमोसोम पर जो होगी, ये तभी एक्सप्रेस हो पाएगी जब इसके साथ में कोई नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं क्योंकि ये ब्लड के ब्लीडिंग से रिलेटेड है। अब क्यों है इसको अपन समझते हैं, क्या है होता है इस डिजीज में। इन दिस ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज डिलेड, मतलब इस वाली डिजीज में जो होता है कि ब्लड के क्लॉट होने का जो टाइम होता है वो डिले हो जाता है। जैसे जनरली जो होता है 1 to 8 मिनट में क्या होता है कि अपना ब्लड जो होता है वो क्लॉट कर जाता है। इस वाले केस में उसमें काफी टाइम लग जाता है, और इतना टाइम लगता है कि बहुत सारा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। एक माइनर कट से भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और ये फैटल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है। तो इन दिस ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज डिलेड। अब ये होगा क्यों डिलेड हो रहा है, अपन ने 11th में देखा था कि एक और मतलब ह्यूमन में ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अगर उनमें से एक भी एब्सेंट हो तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। वो सारे जो प्रोटीन्स जो होते हैं एक के बाद दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, फिर दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, कैस्केड चेन रिएक्शन चलती है। ठीक है, अगर उनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि क्लॉट नहीं बन पाएगा। हीमोफीलिया के केस में ऐसा ही होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि बेसिकली कैस्केड प्रोटीन है क्योंकि वो चेन रिएक्शन चलाते हैं। एंड अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, एक छोटा सा कट भी बिना रुके ब्लीडिंग करवाता ही जाएगा। यही वजह है कि इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर में डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन होती है उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, और उन म्यूटेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाएगा। अब हीमोफीलिया जो होते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर काफी होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो हीमोफीलिया भी देखो, मेजरली अपने एक्स लिंक की बात करें तो 2 ही तरह का हीमोफीलिया होता है। अगर ऑटोसोमल वाले भी साथ में करें तो 3 तरह के हो जाएंगे। एक एक करके समझते हैं। पहला होता है हीमोफीलिया ए, जो कि मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है। इसमें पर्सन की जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होती है वो इस तरीके से म्यूटेट होती है कि वो कौन सा फैक्टर नहीं बना पाता, 8th फैक्टर नहीं बना पाता, और इस 8th फैक्टर को कहते हैं AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। और ये नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, पर्सन को हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है हीमोफीलिया बी। इसकी भी जीन जो होती है वो कहां पर होती है, एक्स क्रोमोसोम पर ही होती है, और जीन इस तरीके से म्यूटेट होती है कि 9th फैक्टर नहीं बनेगा। कौन सा फैक्टर नहीं बनेगा, 9th फैक्टर नहीं बनेगा। 9th फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, और इस तरह के हीमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज भी कह सकते हैं। ठीक है, और 9th फैक्टर को अपन PTC भी कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ठीक है, तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो 9th फैक्टर के एब्सेंस की वजह से होता है। हीमोफीलिया ए 8th फैक्टर के एब्सेंट की वजह से होता है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं क्योंकि 9th फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। इसके ये ज्यादा कॉमन होती है हीमोफीलिया के केस में, ये रेयर है। और इन दोनों से भी रेयरेस्ट एक और है हीमोफीलिया सी, जिसमें 11th फैक्टर एब्सेंट होता है। हालांकि उसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होती, ऑटोसोम्स पर होती है, तो वो बेसिकली एक ऑटोसोमल डिजीज है। अपनी बुक में इन दो के बारे में ही है। अब जीनोटाइप की बात करते हैं। तो
तो अपन एक लिखेंगे x जो कि नॉर्मल x होगा, जिस पर नॉर्मल जीन है जो सारे तरह के क्लोटिंग फैक्टर बनाती है। एक अपन लिखेंगे x के ऊपर h, इसमें ऐसा x क्रोमोसोम है जिस पर वो जीन म्यूटेट हो चुकी है जो क्या करती है, क्लोटिंग फैक्टर बनाती है, आइदर 8 वाला आइदर 9 वाला। ठीक है, तो जिसकी वजह से या तो 8 नहीं बनेगा या 9 नहीं बनेगा। ठीक है, अब अपन मेल और फीमेल के जीनोटाइप लेते हैं। तो अगर मेल में एक x नॉर्मल है, y तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केस में वो मेल नॉर्मल ही होगा। अब अगर मेल में एक x जो है, जो कि एक ही x होता है, वो हीमोफीलिया वाला है, तो फिर ऐसे केस में वो हीमोफिलिक हो जाएगा, एक x होते हुए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेल के पास दूसरा x नहीं है इसके कैरेक्टर को सप्रेस करने के लिए। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में देखो, दोनों x अगर नॉर्मल वाले हैं तो वो फीमेल नॉर्मल होगी। एक x नॉर्मल है और एक हीमोफीलिया वाला है तो भी ये नॉर्मल होगी, बाहर से इसमें कोई फिनोटाइपिक फीचर्स नहीं होंगे। हालांकि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर पास कर सकती है, अगेन ऐसे को क्या कहेंगे, कैरियर कहेंगे। और अगर फीमेल में दोनों x हीमोफीलिया वाले हैं तो वो अफेक्टेड होगी और ये फीमेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये फीमेल सर्वाइव नहीं करती। अगर आप कोई क्रॉस करवा रहे हो, आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है और उसमें ऐसे दे दे कि वो फीमेल हीमोफिलिक है, तो अपन को XH लिखकर क्रॉस करवा देना है। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ सिनारियो में कोई भी फीमेल इस एज तक सर्वाइव ही नहीं कर पाती अगर वो दोनों XH वाली जीनोटाइप की है, तो वो हीमोफीलिया की वजह से मर ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट। मतलब क्वीन विक्टोरिया जो थी हीमोफीलिया की कैरियर थी, और जब उसका पेडिग्री एनालिसिस किया गया था उसकी फैमिली का, तो उसमें पाया गया कि उसके बहुत सारे जो नेक्स्ट जनरेशन में मेल जो थे वो क्या थे, हीमोफीलिया से मतलब अफेक्टेड थे। और क्योंकि ये डिजीज सबसे पहली बार क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में ट्रेस की गई थी, इस वजह से इस डिजीज को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। ठीक है, अब इस डिजीज में ऐसा रॉयल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन नाम दे रखा है। देखो, एक क्वेश्चन है आपके नीट में आ रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हीमोफिलिक मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमन, द ऑफ स्प्रिंग विल बी। क्या कह रहा है कि मेल कैसा है, हीमोफिलिक है, फीमेल कैसी है, नॉर्मल। तो मेल हीमोफिलिक है, इसका मतलब मेल के जीनोटाइप क्या लेंगे, XHY, और फीमेल नॉर्मल है, इसका मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा, XX। अब मेल से कितने तरह के गैमेट बनेंगे, एक गैमेट ऐसा जिसमें XH होगा और एक गैमेट ऐसा होगा जिसमें Y होगा। फीमेल जो होगी, क्योंकि उसमें दोनों XM ही है, तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा। अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, XHX, और ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, XY। इसका मतलब जो फीमेल जो होगी वो कैसी होगी, कैरियर, और कैरियर जो फीमेल होती तो नॉर्मल फिनोटाइप की है, उसमें हीमोफीलिया नहीं होगा, और ये तो नॉर्मल ही है। तो अब ऑप्शन में से चूज करते हैं कौन सा सही है। तो पहला है ऑल हीमोफिलिक, नहीं ये गलत है। ऑल बॉयज आर हीमोफिलिक, देखो बॉय तो नॉर्मल है, ये भी गलत है। और गर्ल्स आर हीमोफिलिक, गर्ल्स कैरियर है लेकिन हीमोफिलिक नहीं है, ये भी गलत है। क्या सारे नॉर्मल है? हाँ, किसी में भी हीमोफीलिया वाला फिनोटाइप नहीं देखने को मिल रहा, फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, मतलब किसी में भी ये डिजीज वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए क्या आंसर होगा, ऑल नॉर्मल। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट डिजीज लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज लेते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। देखो ये डिजीज क्या होती है, इसे समझने से पहले ये देखते हैं ये कौन से कैटेगरी की है। ये भी एक तरह की मेंडेलियन डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी जीन जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम पर ना होकर ऑटोसोम पर होती है। यही वजह ये कौन सी डिजीज हो गई, ऑटोसोमल डिजीज हो गई, और इसकी जीन होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अगर इस डिजीज की बात की जाए तो ये डिजीज तभी होगी जब जो जीन जिससे ये डिजीज होती है वो होमोजाइगस पेयर में होगी, तभी ये डिजीज होगी। तो डिजीज का होना एक रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, और यही वजह ये डिजीज ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट हो गया। ठीक है, इस डिजीज के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होती है जिसके दो एलील हो सकते हैं, एक नॉर्मल एलील जिसे अपन HBA से डिनोट करेंगे, और एक म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बना हुआ एलील जिसे HBS कहेंगे। अब इस म्यूटेशन से क्या होता है, नॉर्मल एलील क्या करता है उसको समझते हैं। देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन एलील जो होगा, या नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन जो होगी, उस पे जो नाइट्रोजन बेसेज के जो पेयर होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होंगे, उसमें से एक जगह GAG और उसके सामने वाली DNA कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, उसके सामने वाले पे CTC। फिर DNA से पहले क्या बनता है, RNA,
और आरएनए में इस वाले पार्ट से जीएजी बनेगा। ये एक तरह का 3 का पेयर है जिसे जेनेटिक कोडॉन कहेंगे। अब जेनेटिक कोडॉन के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर ये कोडॉन बनता है तो जो हीमोग्लोबिन बनने वाली चेन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से। अब कौन सा एमिनो एसिड किस नंबर पर आएगा वो कौन डिसाइड करता है, यही कोडॉन डिसाइड करते हैं। तो नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन पे हीमोग्लोबिन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है वेलिन, फिर हिस्टामिन, ल्यूटीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, फिर 6th पोजीशन पे आता है ग्लूटामिक एसिड और 7th पोजीशन पे भी आता है ग्लूटामिक एसिड। ये जो कोडॉन दे रखा है बेसिकली अपनी बुक में वो 6th पोजीशन के लिए दे रखा है। तो अगर ऐसा होता है तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है। और ये जो चेन जो है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है। देखो एक हीमोग्लोबिन में एक तो होता है आयरन, ठीक है, और इसके अलावा 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही बीटा चेन होती है। तो ये जो अभी अपन समझ रहे हैं ये बीटा चेन के बारे में समझ रहे हैं। तो नॉर्मल केस में बीटा चेन का नॉर्मल होना कब कहलाएगा, जब स्टार्टिंग के 7 कुछ इस तरीके के हैं और ये HbA जीन यही करवाती है। ऐसे केस में नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, आरबीसी का शेप भी नॉर्मल होगा, बाइकॉन्केव शेप होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन से एक नया एलील बन गया। उस एलील में देखो या GAG था, वहां पर क्या हो गया, GTG हो गया। CTC था, वहां क्या हो गया, CAC हो गया। क्योंकि जीन में एक पर्टिकुलर जगह पर चेंजेज हो रहा है इसलिए इसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। और इस एलील को अपन HbS से डिनोट करते हैं। फिर इससे जो कोडॉन बनेगा वो GAG नहीं बनेगा, GUG बनेगा। अब अगर GAG कोडॉन बनता तो वो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनाता। अब GUG बना है तो वो 6th पोजीशन पे वेलिन बना देता है। इसका मतलब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन थी उसकी 6th पोजीशन पे जहां ग्लूटामिक एसिड आता है यहां पर वेलिन आ जाएगा। तो ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन 6th कोडॉन चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, और 6 कोडॉन में चेंजेस कैसा होगा, GAG की जगह GUG आ जाएगा और इसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाएगा 6th पोजीशन में, वो भी कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में, ठीक है। और ऐसा होने की वजह से एक नए तरह का हीमोग्लोबिन बनेगा जिसे म्यूटेंट या अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, आरबीसी के अंदर देखो बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं तो नॉर्मली ऐसे फ्री रहते हैं, लेकिन अगर ये वाला हीमोग्लोबिन बनता है तो वो क्या करता है, ऐसे पॉलीमर बना लेता है, मतलब सब जुड़ जाते हैं आपस में। और जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगा तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और इसके जुड़ने की वजह से आरबीसी का जो शेप होगा वो बाइकॉन्केव से चेंज होकर ऐसे सिकल शेप की हो जाएगी। और ये सिकल शेप की होना क्या कहलाएगा, अपने सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल क्यों आ रहा है उसका कारण समझ गए कि जब ऐसा होता है, म्यूटेशन होता है जिसमें कोडॉन चेंज होता है, 6th पोजीशन जो बीटा मतलब हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पे चेंजेज हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा। इसकी वजह से एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जो ऑक्सीजन टेंशन बोले तो जब ऑक्सीजन कम है उस समय क्या होगा, ये पॉलीमर बना लेगा जिससे आरबीसी का शेप जो होगा बाइकॉन्केव से कैसा हो जाएगा, सिकल शेप का। क्योंकि सिकल शेप का हो रहा है इसलिए इसके नाम में सिकल आ रहा है। अब एनीमिया क्यों कह रहे हैं, उसका कारण है कि ये सिकल शेप की जो आरबीसी होती है वो नॉर्मल आरबीसी के कंपेयर में काफी जल्दी क्या होती है, मर जाती है। नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पान क्या होती है, 120 डेज, इसकी नहीं होगी। तो उस पर्सन में आरबीसी की हमेशा कमी जैसा फील होगा और यही वजह है इसे एनीमिया कह रहे हैं। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय मोर रैपिडली और इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। ऐसी आरबीसी जो होती है वो कैपिलरी में एग्रीगेट भी हो जाती है, फंस भी जाती है और इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जिस ऑर्गन की तरफ भी वो ब्लड फ्लो हो रहा है वो थोड़ा स्लो होगा तो वो वाइटल ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है, आरबीसी डिस्ट्रॉय मोर रैपिडली जिसकी वजह से एनीमिया होगा, एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी इन कैपिलरी जिसकी वजह से स्लो ट्रांसफर होगा जिससे वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और ये डिजीज क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया होती है जो कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। और किस जीन में पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 की HbA जीन में म्यूटेशन से HbS जीन बन जाती है जिससे कोडॉन GAG की जगह GUG बन जाता है। इसका इफेक्ट क्या होगा, हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो बीटा चेन जो होती है उसमें 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा। इसकी वजह से एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा जो ऑक्सीजन टेंशन में क्या करता है, पॉलीमर बना लेता है जिसकी वजह से आरबीसी का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अब इसके जीनोटाइप क्या होंगे वो अभी अपन समझते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जीनोटाइप। तो देखो, अगर उसमें दोनों एलील HbA और HbA टाइप के तो पर्सन नॉर्मल होगा, उसमें सिकल सेल एनीमिया डिजीज नहीं होगी, आरबीसी नॉर्मल टाइप की बनेगी, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप की। लेकिन अगर उसमें HbA और HbS है तो ऐसा पर्सन फिनोटाइप के हिसाब से तो नॉर्मल है, लेकिन वो कैरियर है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या पास कर सकता है, HbS वाला एलील पास कर सकता है, और इसके लिए टर्म यूज कर रखी है एनसीईआरटी में, सिकल सेल ट्रेट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज इट इज नॉर्मल, क्योंकि डिजीज के हिसाब से ये नॉर्मल है, जबकि इसमें ये एलील है, तो डिजीज के हिसाब से सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है, रेसेसिव डिजीज है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि उनमें हीमोग्लोबिन कैसे बन रहे हैं, वो उनका अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके बेसिस पर देखा जाए तो इन पर्सन में दोनों तरह के हीमोग्लोबिन बनते हैं। HbA वाला जो है नॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन बनाएगा, HbS वाला है जो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ऑक्सीजन की अगर ज्यादा टेंशन हो जाए इस वाले पर्सन को, तो इनमें जो ये HbS से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन जिन आरबीसी में है वो सारी आरबीसी सिकल शेप की भी हो सकती है। तो उस बेसिस पर देखें तो ये कैसा है, कोडोमिनेंट। हालांकि ये सिकल सेल एनीमिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी आरबीसी नॉर्मल भी होगी, बाइकॉन्केव शेप की भी होगी, तो इनमें कोई वो सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो डिजीज के हिसाब से तो ये कैसी है, रिसेसिव डिजीज, लेकिन हीमोग्लोबिन बनने के हिसाब से देखा जाए तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगर दोनों एलील HbS टाइप के हैं तो फिर वो पर्सन ऑब्वियसली थिंग है, उसका डिजीज फिनोटाइप होगा, और ऐसे पर्सन के सरवाइव करने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, ठीक है। तो ये अपने जीनोटाइप के बारे में। अब एग्जाम में आपको कह दे कि एक पर्सन नॉर्मल है तो उसका अपन जीनोटाइप क्या लिखेंगे, HbA, और उसका पार्टनर मान लो कहते हैं कि कैरियर है, तो अपन क्या लिखेंगे, HbA, HbS, और फिर अपन क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है अपने फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया बेसिकली एक ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसकी जीन कहाँ पर होती है, ऑटोसोम पर होती है, इसलिए ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और कैसा डिसऑर्डर है, रिसेसिव, मतलब इसके साथ अगर नॉर्मल एलील होगा तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। इट इज अ इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एरर है, मतलब ये किसी ना किसी एंजाइम के नहीं होने की वजह से होगा। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, मतलब उस पर्सन जिसमें ये डिजीज है उसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता नहीं है। तो पहले देखते हैं ये करता क्या है। द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू कन्वर्ट फिनाइल एलेनाइन इनटू टायरोसिन। वो फिनाइल एलेनाइन जो कि एक एमिनो एसिड है, ये वाला एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, टायरोसिन में। कैसे कन्वर्ट करता है, इस पे OH जोड़ देता है, क्योंकि फिनाइल एलेनाइन पर OH जोड़ना बोले तो हाइड्रोक्सिलेशन करना है, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो जनरली फिनाइल एलेनाइन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन जो है वो मिलेनिन बनाने में, थायरोक्सिन बनाने में, एड्रेनलिन बनाने में, ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट केमिकल बनाने में हेल्प करता है। अब जिन पर्सन में ये डिजीज होती है उसमें तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा नहीं, तो ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट, तो फिर ये वाला टायरोसिन में तो कन्वर्ट हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो इसकी धीरे धीरे जो है ये एक्यूमुलेट होने लगेगा, अमाउंट बढ़ने लगेगी। बॉडी क्या करेगी, इसका डीएमिनेशन कर देगी। देखो, एमिनो एसिड अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा होते हैं तो बॉडी उसको स्टोर नहीं करती। जैसे ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगी, उसे स्टोर, लेकिन एमिनो एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा। उसका डीएमिनेशन करके उसे फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देगी, जो कि बेसिकली क्या है, कीटोन बॉडीज। अब ये कीटोन बॉडीज जो होती है वो क्या करती है, अपनी बॉडी के ब्रेन में जाकर स्टोर होने लगती है, जिससे मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी। हेयर का जो होगा रिडक्शन होगा, क्योंकि मिलेनिन वगैरह बनेगा नहीं, हेयर ग्रे भी होने लगेंगे, वाइट होने लगेंगे। स्किन पिगमेंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मिलेनिन फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो रखा है। और ये कीटोन बॉडीज जो होती है वो किडनी पुअरली रीअब्जॉर्ब करती है, इसका मतलब यूरिन के साथ बाहर निकलने लगेगी। अब यूरिन में
कीटोन बॉडीज निकल रही है। और कौन सी कीटोन बॉडीज निकल रही है? फिनाइल कीटोन बॉडीज निकल रही है। इसलिए इस डिजीज को क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोनूरिया, मतलब यूरिन में फिनाइल कीटोन बॉडीज आ जाएगी। तो क्या लिखा है? इन दिस डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट and converts into phenyl pyruvic acid and other derivative. Accumulation of these in brain result in mental retardedness, and due to poor absorption phenyl ketone bodies in kidney it excrete through the urine. ठीक है, और ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिम्टम्स हो जाएंगे। तो ये अपनी थी PKU डिजीज। अगर इसके लिए अपन जीनोटाइप लिखना चाहें, लिखा हुआ नहीं है, तो कैपिटल P जो है वो नॉर्मल के लिए, स्मॉल p किसके लिए अपन कर देंगे? डिजीज के लिए। तो अगर कैपिटल P है तो पर्सन नॉर्मल होगा, उसमें ये डिजीज नहीं होगी। कैपिटल P स्मॉल p है तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में एलील पास कर सकता है तो कैरियर होगा। अगर स्मॉल p है तो वो पर्सन इस डिजीज से सफर करेगा, उसमें फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट होगी और ये PKU डिजीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है अपनी थैलेसेमिया। तो देखो, थैलेसेमिया भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसकी जीन भी कहां पर होती है? ऑटोसोम पर ही होती है, और ये भी एक रिसेसिव डिजीज है। अब इसको समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं। देखो, एक होता है अपना हीमोग्लोबिन, जिसमें एक तो होता है आयरन, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अब इन अल्फा चेन को बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है वो 2 जीन होती है, एक HB1 और HBA2, HBA1 और HBA2 2 जीन है, तो एलील कितने हो गए? 4। और ये जीन कहां पर होती है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ठीक है, और ये अल्फा चेन बनाने का काम करती है। फिर एक और जीन होती है HBB, बी बोले तो बीटा, ए बोले तो अल्फा। ये एक ही जीन है, मतलब 2 एलील है, और ये कहां होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 11 पर, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं बीटा चेन बनाने के लिए। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर HBA1 में या HBA2 में या दोनों में म्यूटेशन हो जाए तो जो होता है लेस सिंथेसिस होने लगेगा अल्फा चेन का, और अगर HBB जीन में म्यूटेशन हो जाए तो लेस सिंथेसिस होने लगेगा बीटा चेन में। और चाहे अल्फा चेन में कम सिंथेसिस हो, चाहे बीटा चेन का कम सिंथेसिस हो, इससे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और ऐसी डिजीज को कहेंगे थैलेसेमिया। अगर अल्फा चेन कम बन रही है तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा चेन कम बन रही है तो बीटा थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया क्या है? एक ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है। दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन इन जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्फा एंड बीटा चेन फॉर्मेशन। ठीक है, उन जीन में म्यूटेशन या डिलीशन होता है जो अल्फा और बीटा चेन बनाने वाली होती है। ड्यू टू इट या तो कोई सिंथेसिस नहीं होगा ग्लोबिन चेन में, या कम सिंथेसिस होने लगेगा ग्लोबिन चेन बोले तो अल्फा और बीटा चेन का, और ड्यू टू इट अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और इस अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी सही नहीं होगी और पर्सन कैसा होगा? एनेमिक होगा। ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कैसे? ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो अल्फा थैलेसेमिया है, तो अल्फा के लिए कितने टोटल? 4 एलील थे। अगर एक एलील कम होगा तो कम अल्फा, वो अल्फा चेन का सिंथेसिस कम होगा। अगर 2 मान लो कि म्यूटेट हो गई है या डिलीट हो गई है तो और ज़्यादा कम होगा, 3 हो गई है तो और ज़्यादा कम होगा, और 4 हो गई है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे एलील के नंबर से ये डिजीज जो है वो डिसाइड हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। एक लगभग ऐसी डिजीज अपन ने पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया में भी बीटा चेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन वह बीटा चेन बनती है, लेकिन बीटा चेन सही नहीं बनती, मतलब उसमें 6th पोजीशन पे गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन बीटा चेन की सिंथेसिस तो होती ही होती है। लेकिन यहाँ पर तो बीटा चेन ही नहीं बनेगी, और हो सकता है अल्फा चेन भी ना बने, लेकिन सिकल सेल एनीमिया का अल्फा चेन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन अपना था थैलेसेमिया के बारे में। अब एग्जाम में थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में डिफरेंस पूछते हैं, तो अपन देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। देखो, जहां तक डिफरेंस की बात की जाए सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में, पहला पॉइंट है कि सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन बनती है लेकिन अब नॉर्मल बनती, और अल्फा चेन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जबकि थैलेसेमिया में एक तो अल्फा और बीटा दोनों चेन पे इफेक्ट होता है और दोनों कम बनने लगती है, या हो सकता है कि दोनों में से कोई एक बने ही ना, मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, जबकि यहां पर क्वालिटी चेंज हो रही है।
तो ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, जबकि ये कैसा डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। इसकी जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, क्योंकि बीटा चेन से रिलेटेड क्रोमोसोम नंबर 11 पर ही होती है। जबकि इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, 11 वाली जीन और 16 वाली जीन। इसमें आरबीसी का शेप चेंज होता है, इसमें आरबीसी का शेप चेंज नहीं होता है। तो ये अपने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। ठीक है, तो सबसे लास्ट टॉपिक लेते हैं चैप्टर का, जो कि है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, एब्सेंस और एक्सेस ऑफ या फिर अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। बेसिकली ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ, और क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंज होगा तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, अपन ने देखा था। तो वो भी एक कारण हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। अब अक्सर क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन होता है। इसको आप समझो, देखो जैसे एक मेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये फीमेल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। मान लेते हैं कि इस मेल के जब गैमेट बन रहे थे तो उस समय नॉन डिसजंक्शन हुआ, मतलब सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाया। तो एक गैमेट में तो 22 क्रोमोसोम ही गए और एक गैमेट में 24 क्रोमोसोम चले गए। ठीक है, इक्वल वो हुआ नहीं डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लेते हैं कि फीमेल में नॉर्मली हो रहा है और 23 गैमेटी बन रहे, 23 क्रोमोसोम का गैमेटी बन रहा है, और ये दोनों अगर फ्यूज हो जाएंगे तो इस वाले ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, या फिर एन्यूप्लॉइडी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अब अपनी बुक में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखे हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। बहुत ही शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेनली आपको ये याद रखना है ये डिसऑर्डर होता किस वजह से। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक तो ये याद रखना है, इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने 1886 में। ईयर अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन याद कर लेते हैं। इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब ट्राइसोमी का क्या मतलब हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हर जो क्रोमोसोम होता है उसमें कितना, 2 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं। तो 21st जो क्रोमोसोम वाली जो जगह होगी वहां पर भी 2 21st क्रोमोसोम होंगे, एक मैटरनल साइड से एक पैटर्नल साइड से। इस केस में कितने होंगे, एक एडिशनल होगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे वहां पर। यही वजह अपन क्या लिख रहे हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और इसमें पर्सन में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या होंगे, एक तो इस पर्सन की हाइट जो होगी वो कंपैरेटिवली छोटी रहेगी। अब अपन फेस के बारे में देखते हैं। तो ओवरऑल हेड जो है स्मॉल और राउंड होगा, सामने वाली जो जगह है वो ब्रॉड और फ्लैट हो जाएगी, पीछे से भी फ्लैट जो होगी इसकी बैक होगी। ठीक है, एक अपने टंग के बारे में देखते हैं। इसकी टंग कंपैरेटिवली लंबी होगी और उस पर बहुत सारे रिंकल, ऐसे लगेगी फटी हुई सी है, और बीच में ये मान लेते टंग है तो एक बीच में बहुत बड़ा सा ऐसा दिखेगा, इसलिए इसे फ्यूरोड टंग कहेंगे। ठीक है, इनका माउथ हमेशा खुला ही रहेगा, नीचे वाला लिप्स जो है वो थोड़ा लटका हुआ रहेगा। ठीक है, पाम क्रीज होगी, देखो जो अपने हथेली जो होती है उस पर जनरली ऐसे और ऐसे लाइनें होती है, इनकी पाम पर एक पूरा ऐसी एक लाइन होगी जिसे पाम क्रीज कहते हैं। ठीक है, और इनकी फिंगर टिप्स पर बहुत सारे से सर्कल जैसे होंगे। इनमें बाई बर्थ जो होगी हार्ट डिजीज होगी, और इसे कहते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, इनमें क्या होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होगी, मतलब पैदा होने के साथ ही इनमें कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिजिकली, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। साइकोमोटर का मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन या कुछ सोचकर कुछ करने का, वो ये प्रॉपरली नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनका आईक्यू लेवल कम है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। ये सारे सिम्टम्स है किसके, डाउन सिंड्रोम के। एक और चीज, अगर आप बुक रीड करोगे तो जहां थ्योरी लिखी हुई है वहां पर ये सारे नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें आधे उधर लिखे हुए हैं सिम्टम्स और आधे नीचे लिख रहे हैं। अगर किसी एक डिजीज के रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स एक ही साथ आते हैं तो ऐसी डिसऑर्डर को अपन क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। या इनके नाम के पीछे सिंड्रोम आने का यही वजह है कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो एक साथ आते हैं। ठीक है, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, सिंड्रोम्स कहते हैं। तो पहला सिंड्रोम था डाउन सिंड्रोम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, ये किस वजह से होती है, ट्राइसोमी इन 21st क्रोमोसोम, जिसकी वजह से 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। सेकेंड डिजीज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस वाले केस में क्या होगा, पर्सन में एक एडिशनल एक्स आएगा, और एक एडिशनल एक्स होने की वजह से XXY सेट बन जाएगा,
और 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब देखो ये कैसे होता है, इसको आप समझना, देखो अच्छे से सुनना मेरी बात। ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है। तो जो मेल जो होता है उस मेल का क्रोमोसोमल सेट क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, और फीमेल का क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स। अक्सर ये होता है कि हाई एज में फीमेल में जब गैमिट बनते हैं तो नॉन डिस जंक्शन शो करती है। तो मान लेते हैं कि ये फीमेल नॉन डिस जंक्शन शो करती है, तो ये दो तरह के गैमिट बना देती है, 22 प्लस उसके साथ कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, और एक बना लेती है 22 प्लस एक्स एक्स जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम चले जाते हैं। और इस मेल में नॉर्मल हो रहा है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ठीक है। अब ये वाला x अगर इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनेगा 44 प्लस एक्स जीरो, और ऐसे केस में इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक x कम होता है और x जीरो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर ये वाला x ये वाला y जो है इस वाले के साथ फ्यूज हो, ये वाला y इसके साथ फ्यूज हो, तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे 44, और क्या हो जाएगा XXY। ऐसे केस में क्या होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मतलब ये दोनों सिंड्रोम किस वजह से हुए, क्योंकि फीमेल में क्या शो किया, नॉन डिस जंक्शन शो किया था, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर में एडिशनल x होता है, इसमें एक x कम होता है, इसमें XXY हो जाएगा, इसमें x जीरो का मतलब कुछ है नहीं वहां पर। इसमें 47 क्रोमोसोम होंगे, इसमें 45 क्रोमोसोम होंगे। ये दोनों किस में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में। ये वाला ट्राइसोमी हो रही थी, ऑटोसोम में हो रही थी। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो ऑर्गेनिज्म होगा उसे अपन मेल मानेंगे या फीमेल, तो देखो एक भी अगर वाई क्रोमोसोम आता है तो उसे मेल ही समझेंगे, तो ये बेसिकली मेल ही होगा। लेकिन दो एक्स होने की वजह से इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर भी आएंगे, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, और ऐसे सिम्टम्स को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेको वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। तो मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर आना, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, क्या कहलाता है गायनेकोमेस्टिया। और ऐसा किस केस में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। इनकी जो लंबाई होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, और ये स्टेराइल होंगे, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम होता है, एक्स जीरो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम होंगे। अब क्योंकि इसमें वाई नहीं है तो इसलिए अपन इसे फीमेल मानेंगे। तो शॉर्ट इनकी हाइट होगी, अंडर डेवलप फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे, जैसे कि इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो भी सब कम कम होंगे। ओवेरीज जो होगी रूडिमेंट्री होगी, मतलब प्रिमिटिव टाइप की, कम डेवलप्ड होगी, ठीक है। स्टेराइल होंगे ये भी इंडिविजुअल, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बना पाते। और एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट याद रखना है कि जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उनकी अगर अपन को स्टडी करनी है तो अपन को क्या करना चाहिए, कैरियोटाइप एनालाइज करना चाहिए, जिससे अपन ये समझ पाएंगे। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि वो होता क्यों है, तो डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21, 46 की जगह 47 हो जाएंगे। क्लाइनफेल्टर XXY एडिशनल x की वजह से होता है, 47 हो जाएंगे। कभी कभी XXXY भी होता है, 48 भी हो सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम X जीरो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, जिसमें 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और इसी के साथ में आज का वीडियो और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।